नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल पर जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने ईएसआईसी और एम्स नर्सिंग ऑफिसर के प्रीवियस ईयर्स में जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर जो पूछे जाने वाले सवाल है, इसकी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। यहाँ पर आज उसका 10th पार्ट है। जैसे कि आप सभी ने पिछले सीरीज़ में या पिछले पार्ट्स में आपने बहुत अच्छा प्यार सीरीज़ को दिया, वैसे ही इस पार्ट को भी आप बहुत अच्छे से प्यार दोगे और बहुत लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है। यहाँ पर पूछा गया सवाल है कि एक सीवियर एनीमिक मदर है जिसका एज भी 7 mg/dl है और उसका जेस्टेशनल एज जो है वो 33 वीक्स है। उसको कैसे कौन से ट्रीटमेंट हम वहाँ पे उसको प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो एडवाइस टू टेक अ फूड रिच इन आयरन एंड विटामिन सी, advised to take iron and folic acid tablets OD for 1 month and packed cell transfusion and administered iron IM इंजेक्शन 1 OD फॉर 33 वीक्स। यहाँ पर हमें जो चीज़ें पहले पता होनी चाहिए वो चीज़ें हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। जब भी प्रेग्नेंट मदर का 8 या 11 mg टू 8 mg के आसपास अगर उनका ब्लड HB है तो उनको माइल्ड अनीमिक कंसिडर किया जाएगा। 5 to 8 अगर रहेगा तो उनको मॉडरेटली कंसिडर किया जाएगा, और अगर उनका HB 5 ग्राम पर DL रहेगा तो उसको सीवियरली अनीमिक कंसिडर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज एंड अकॉर्डिंग टू द HB हम उनकी ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सपोज अभी 33 वीक्स है तो हमें वो वुमन को सिर्फ पैक सेल ट्रांसफ्यूजन ही करना पड़ेगा, क्योंकि IV एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि वारफारिन वगैरह हम दे के भी उनकी जो ब्लड HB है वो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ड्यूरेशन कम होने के कारण अगर अच्छे से HB नहीं बढ़ा तो फर्दर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वहाँ पे ब्लीडिंग होता है तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो है पैक सेल ट्रांसफ्यूजन। दूसरे कौन कौन से ऐसे वेज है जहाँ पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्टली अगर अर्ली डायग्नोस होता है अनीमिया है तो हम वहाँ पे 1 टैबलेट OD फॉर 1 मंथ करके उसके बाद वहाँ पे हम HB टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली डाइटरी रिजिमेंट चेंज करके या विटामिन C की टैबलेट दे के एब्सॉर्प्शन रेट बढ़ाकर वहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास रहता है वो होता है वारफारिन इंजेक्शन, जो कि वीकली एक IV पॉइंट लगाया जाता है अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। ये दूसरा वे है। और लास्ट जो है वो वहाँ पे ड्यूरेशन कम होने के कारण और HB अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो वहाँ पर पैक सेल ट्रांसफ्यूजन हम करवाते हैं। इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा पैक सेल ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन हैव बीन लीड डाउन बाय WHO। मतलब WHO ने कितने हैंड हाइजीन के मूवमेंट, हैंड वॉशिंग के कितने मूवमेंट दिए हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन A 7, ऑप्शन B 8, ऑप्शन C 6, ऑप्शन D 5। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि कितने हैंड वॉशिंग के स्टेप्स है, वो आप सभी को पता होंगे। जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितने हैंड वॉशिंग के स्टेप है और कौन कौन से है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैंड वॉशिंग के स्टेप्स है। यहाँ पर जो जवाब है वो 5 हैंड वॉशिंग के स्टेप्स है। पहले हमें पाम टू पाम मतलब दोनों पाम को एक साथ से एक दूसरे से रगड़ना। उसके बाद बैक टू पाम मतलब हाथ है उसके पीछे बाजू, दोनों हाथ को पीछे बाजू से अच्छे से क्लीन करना। उसके बाद फिंगर इन बिटवीन द फिंगर्स, दोनों फिंगर के बीच में हमें अच्छे से क्लीन करना। उसके बाद जो नेल्स होते हैं उसको टिप ऑफ द फिंगर से मिडल ऑफ द पाम हमें ऐसे रोटेट करके अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद रोटेशन ऑफ थंब, इस मोशन से हमें थम्स भी क्लीन करने हैं। ये जो 5 स्टेप्स है वो हम सभी को हैंड वॉशिंग के बारे में पता होनी चाहिए। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, आप सभी को ये सवाल ज़रूर ध्यान में रखना है और इसके स्टेप्स भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कभी कभी स्टेप्स भी पूछे जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स भी पूछा जाता है, तो आप सभी को ये पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज postpartum woman having a bleeding after 24 hours of the delivery is called। 24 hour after delivery अगर postpartum में अगर bleeding हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन A प्राइमरी PPH, ऑप्शन B सेकेंडरी PPH, ऑप्शन C थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज, ऑप्शन D फोर्थ ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। बेसिकली जो PPH होते हैं उसके 2 प्राइमरी टाइप होते हैं, एक प्राइमरी PPH एंड सेकेंडरी PPH। प्राइमरी PPH कब कहा जाता है, जब थर्ड स्टेज से लेकर अगर
टिल द 24 आवर्स के बीच में अगर वहाँ पे कोई ब्लीडिंग या हेमोरेज हो तो उसको प्राइमरी पीपीएच कहा जाता है। और अगर आफ्टर 24 आवर ऑफ द डिलीवरी टिल 6 वीक्स अगर वहाँ पे कोई भी ब्लीडिंग हो तो उसको सेकेंडरी पीपीएच कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पर पूछा गया सवाल है कि आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द डिलीवरी, सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो प्राइमरी पीपीएच होगा, सॉरी सेकेंडरी पीपीएच बनेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द इमीडिएट एक्शन इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। सो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है इसमें इमीडिएट एक्शन कौन सा होगा इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। सो ऑप्शन ए अप्लाई प्रेशर टू द वुंड, ऑप्शन बी कॉल मेडिकल असिस्टेंस, ऑप्शन सी पुट अ ड्रेसिंग ओवर द वुंड, कवर इट विद द पैड ऑफ अ सॉफ्ट मटेरियल। सो इमीडिएट एक्शन कौन सा होना चाहिए, तो अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है ये तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना ये प्रायोरिटी एक्शन रहना चाहिए। तो प्रायोरिटी एक्शन के टाइम हमें वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करके रखना चाहिए ताकि ब्लीडिंग ना हो पाए। अगर वहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहेगी तो वहाँ पे पेशेंट को हाइपोवोलेमिया होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। तो हाइपोवोलेमिया ना हो पाए इसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लीडिंग है उसको पूरी तरह से स्टॉप करने के लिए यहाँ पे प्रेशर वुंड पे प्रेशर डाल के ब्लीडिंग को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी होता है। कि आप में से 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आई होप आप सभी को ये कंटेंट पसंद आ रहा है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और एक सब्सक्राइब का बटन आपके लिए तो फ्री होगा बट हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता है। इसकी वजह से मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंगल इज। सो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का एंगल कौन सा होता है, डिग्री ऑफ एंगल कौन सा होता है। सो ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 25 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री। सो आप सभी को पता होना चाहिए 15 डिग्री में अगर हम इंजेक्शन दे रहे हो तो वो इंजेक्शन को क्या कहते हैं, वो कौन से लेयर में इंजेक्ट होता है इंजेक्शन, और 25 में अगर हो तो वो कौन से लेयर में होता है। सो बेसिकली 15 डिग्री इंट्रामस्कुलरली नहीं होता, 25 डिग्री भी नहीं होता, 45 भी नहीं होता। इसका जो सही जवाब बनेगा वो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि डिग्रीज ऑफ एंगल टू एडमिनिस्ट्रेट द इंजेक्शन कैसे वर्क करता है। सो इंट्रामस्कुलरली जब भी हमें इंजेक्शन देना है वो 90 डिग्री पे ही देना पड़ता है क्योंकि डीप आईएम इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। इंट्रा मसल्स जो होते हैं वो डीपली सिचुएटेड होते हैं, सो उसको 90 डिग्री में ही देना पड़ता है। उसके बाद जो सबक्यूट इंजेक्शंस होते हैं जैसे कि उसे सबक्यूटेनियस टिश्यू में देने पड़ते हैं, जैसे कि इंसुलिन या जो भी अनदर स्लो डिजॉल्विंग इंजेक्शंस होते हैं जैसे कि हेपेरिन, जो सबक्यूट देने पड़ते हैं वो 45 डिग्री में ही देने पड़ते हैं। देन उसके बाद इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो होते हैं जैसे कि आईवी फ्लूइड जब भी देते हैं या इंट्रावेनस कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं, सो ये वो जो होता है वो 25 डिग्री में हम इंसर्ट करते हैं जिससे कि वेन या डर्मिस लेयर में। और जो 10 to 15 डिग्री में जो एंगल में इंजेक्शंस दिया जाता है उसे एपिडर्मिस लेयर में दिया जाता है, उसको इंट्राडर्मल इंजेक्शंस कहा जाता है, जो कि सेंसिटिविटी चेक करने के लिए हम वहाँ पे इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन से डिग्री पे कौन सा एंगल और कौन से लेयर में हम इंजेक्शंस देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासेंटा इम्प्लांटेशन एबनॉर्मली, प्लासेंटा इम्प्लांटेड डीपली इनटू द मायोमेट्रियम, ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लासेंटा एक्रीटा, ऑप्शन बी प्लासेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी प्लासेंटा इनक्रीटा, ऑप्शन सी प्लासेंटा प्रीक्रीटा। सो यहाँ पे जो प्लासेंटा प्रीविया है वो अलग कंडीशंस है, अलग कंडीशन होती है। सो इसका जवाब प्लासेंटा प्रीविया तो नहीं होगा। सो इसका जो सही जवाब होगा वो प्लासेंटा प्रीक्रीटा बनेगा, क्योंकि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये डायग्राम में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये जो है वो नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा है जो कि सिर्फ मायोमेट्रियम लेयर पे ही सिचुएटेड है। बट जो एक्रीटा होता है वो मायोमेट्रियम लेयर एंड फर्दर इट लीड्स टू द टिश्यूज़, जो यूट्रस के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें भी वो सिचुएटेड होता है। जो एक्रीटा होता है वो टिश्यूज़ के साथ साथ जो लाइनिंग होती है यूट्रस की उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है प्लासेंटा में। तो वो जो ऐसी कंडीशन में डीपली सिचुएटेड प्लासेंटा होता है। और जो प्रेक्रीटा होता है वो कंडीशन में मायोमेट्रियम लेयर प्लस यूट्रियन वॉल प्लस sometimes it may involve the pelvic organs also, like
ऐसी कंडीशंस में पेल्विक ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैडर भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसको प्लासेंटा प्रीक्रीटा कहा जाता है। सो ये जो कंडीशंस है वो एबनॉर्मली इसको प्लासेंटा प्रीक्रीटा कंसिडर किया जाएगा। और ये एक डायग्राम है जो आप सभी मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये जो सिचुएशन ऑफ प्लासेंटा है अकॉर्डिंग टू द साइट उसको क्या कहा जाता है। ये कंडीशन जो है ये जो है वो नॉर्मल प्लासेंटा है, ये कौन सा है, ये कौन सी कंडीशन है और ये कौन सी कंडीशन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 38.6 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो सेल्सियस में फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ऑप्शन ए 98.6, ऑप्शन बी 102.2, ऑप्शन सी 101.48, ऑप्शन सी 103.82। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो 101.48 होगा। ये जो फॉर्मूला है इसके हेल्प से आप इसका जवाब सॉल्व कर सकते हो। जो फ़ारेनहाइट यहाँ पर दिया गया है, अगर ये कैलकुलेट हमें करना है तो सेल्सियस जो है 38.6 इंटू 9/5 प्लस 32 को ये फॉर्मूला में हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग इज इनक्लोज्ड विथ, जो लंग्स होते हैं वो कौन से लेयर से कवर्ड होते हैं। पेरिकार्डियम, पेरिस्टम, प्यूरल मेम्ब्रेन एंड पेरिकार्डियम। सो इसका जो सही जवाब होगा वो प्यूरल मेम्ब्रेन का होगा। प्यूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो लंग्स को पूरी तरह से चारों बाजू से कवर करता है। सो उसको प्यूरल स्पेस भी कंसिडर करते हैं उसको। और जब भी हमें कौन से ऐसी कंडीशंस है जिसमें प्यूरल स्पेस में फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है जिसकी वजह से लंग्स का एक्सपांशन नहीं हो पाता, या प्यूरल लेयर को टेयर होने की वजह से कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बट जो लंग्स को कवर करता है वो लेयर को क्या कहते हैं, प्यूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज इमूवेबल। ऑप्शन ए फाइब्रस, ऑप्शन बी साइनोवियल, ऑप्शन सी कार्टिलेजस, ऑप्शन बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। सो इसका जो सही जवाब होगा वो फाइब्रस जॉइंट होगा। सो फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल यहाँ पर हम एक देख लेते हैं। जो स्कल होता है वो इमूवेबल, स्कल के जो जॉइंट होते हैं जैसे कि ये सुचरल लाइन कहते हैं हम इसे। सो ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं। सो इसको हम ये जो होते हैं वो वेल्ली कनेक्टेड फाइब्रस जॉइंट, हम उसको फाइब्रस से कनेक्टेड होते हैं। सो इसको फाइब्रस जॉइंट कहा जाता है। सो बेसिकली इसका जो सही जवाब बनेगा वो फाइब्रस जॉइंट होगा। So next question, liver abscess mainly occurs in right lobe of the liver, left lobe of the liver, and both lobes and none of the above. So जो abscess क्रिएट होता है लीवर में वो मोस्टली कौन से लोब में क्रिएट होता है। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो राइट लोब ऑफ द लिवर होता है। इसका राइट लोब ऑफ द लिवर में मोस्टली ऑकर होने के कॉजेस क्या है, क्योंकि एक वेन होती है जो वहाँ से कैरी करती है, इसकी वजह से वहाँ पर मोस्टली वहाँ पे एब्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए वहाँ पे कौन से ऐसी वेन होती है जो मोस्टली वहाँ से एब्सेस क्रिएट करने के मेनली कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनोग्लोबिन दैट इज फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन फाउंड होता है। ऑप्शन ए IgG, IgM, IgD, IgA। सो इसमें इनमें से कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में फाउंड होगा। इसका जो सही जवाब बनेगा वो IgA होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन नीचे दिया गया होगा वो यहाँ पर है। ऑप्शन ए कैल्सिटोनिन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकागोन एंड प्रोलैक्टिन। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो प्रोलैक्टिन होगा। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपकी जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। जो सवाल के हमने क्वेश्चंस फीडबैक में पूछे हुए तो उनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर ऐसे ही आपको नए नए कंटेंट देखने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू।